नमस्कार दोस्तों, ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है। और ऑलरेडी जो है हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर जो है लगभग 13 क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो है रिवाइज किए थे। यहाँ पे आज जो है क्वेश्चन नंबर 14 से 30 तक जाएंगे। चलिए सबसे पहले जो हम रिवाइज कर लेते हैं इसमें के अंदर भी जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है क्वेश्चन करने से पहले, बिकॉज इनसे भी कई सारे क्वेश्चन जो डायरेक्टली बनते हैं। इसलिए जो है मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि जो पॉइंट्स यहाँ बता रहा हूँ इनको जो है आप डायरेक्टली आप याद कर लीजिए। बिकॉज क्या होगा क्या कि बहुत सारे जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है मैं वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, बिकॉज इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इससे जो है क्वेश्चन आपसे क्या क्या चीज़ें पूछे जाते हैं ये चीज़ आप समझते हैं यहाँ पे। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इनसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करने का मतलब इनसे क्वेश्चन होता है सबसे पहले द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ द वेव हैव सेम वेवलेंथ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप देखिए यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो ये दोनों ही जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो है मोस्ट लाइट जो है इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो जो है कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका जो ये मान लीजिए तो इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वाई डायरेक्शन में है और यही जो है ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो तीनों ही जो है एक दूसरे के मतलब साथ साथ ये दोनों एक से परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों इस मोशन के साथ परपेंडिकुलर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स है ये दोनों जो हैं इन दोनों के जो है सेम होते हैं वेवलेंथ। पहला नंबर तो देखिए ये जो है वेवलेंथ इनका जो है यहाँ से यहाँ तक जो वेव का लेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का और साथ ही साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का है ये दोनों जो है सेम होता है। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी दोनों का सेम होता है। ये तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पे जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो इसलिए जो बोल रहा हूँ कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना इनको आप भी कोशिश करिएगा एक जगह लिख ले ताकि रिवाइज करते समय आपको भी आसानी होगा। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट्स है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में उनके वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड्स ये जो हैं सब सेम होते हैं बट दे वाइब्रेट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। यही बोल रहा है कि लेकिन जो वाइब्रेट करते हैं यानी जो है उनका मोशन क्या होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है वाइब्रेट इन द सेंस ये जो है इनका एम्पलीट्यूड बन रहा है ये दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी एक वाई डायरेक्शन में है तो एक जो है जेड डायरेक्शन में है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोलने का मतलब है। तो इसे जो है आप देखोगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं और साथ ही साथ जो है पिछले साल से जैसे आप देखोगे कि आईसीआर के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो भी जो है यहाँ से बन सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे ईएम वेव्स जो है वेव्स डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन। तो ये सब फिजिक्स में भी जो है आपको पढ़ना है ईएम वेव के बारे में। तो यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे कि जो क्या है कि ईएम वेव जो है इनके मोशन के लिए यानी इनको प्रोपागेशन के लिए जो है कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, जिस तरह से लाइट को जरूरत नहीं पड़ता है। और ये इसका स्पीड जो है स्पीड भी कितना होता है आपको लाइट के स्पीड से ये मूवमेंट करते हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप ये चीज़ को भी याद रखेंगे, कई जगह जो है क्वेश्चन खास करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जो है ये पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है चलिए इसके अंदर इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन जो बनते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन चीज़ों से बनते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी मैं आपको बस यहाँ पर यहाँ पे बस दिखाते जा रहा हूँ, आप कोशिश करिए इसको लिख ले बिकॉज ये सब जो है टर्म्स हैं आप हो सकता है बहुत रिवाइज करते समय कई सारी चीज़ें मिलते होंगे लेकिन मेन पॉइंट जो है उनको आपको रिवाइज करना है। मतलब फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए और इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी जो है C/λ वहाँ पर दो चीज़ें दिया रहेगा या फिर कोई एक चीज़ यहाँ पे दो मतलब देंगे एक मिसिंग रहेगा वो पूछ दिया जाता है। वेलोसिटी यानी C कहने का मतलब जो है इसको जो है लेमडा और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा और C कई जगहों पर नहीं दिया रहता है तो आपको जो खुद से भी वहाँ पर ले लेना 3 × 10⁸ बिकॉज जो है लाइट कहीं स्पीड जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में होता है। फिर वेव नंबर जो है 1 जो लेमडा को बोलते हैं वेव नंबर। और एक चीज़ और यहाँ पे यूनिट जो है ये यूनिट का याद रखेंगे कि मीटर पर मीटर होता है, सॉरी पर मीटर यानी मीटर इन्वर्स में हो जाता है। यहाँ पे सेंटीमीटर में भी अगर लेंगे तो पर सेंटीमीटर लेंगे। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर बहुत अच्छे ज़्यादा ध्यान देंगे, कई जगह जो है यूनिट के लेके ही गलती आंसर करा दिया जाता है। फिर टाइम वाला जो है फिर आप टाइम का भी जो है फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कर देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या है यानी यहाँ पे मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इस पर कोई जब भी एनर्जी पड़ेगा तो एक एनर्जी की क्या करेगा एनर्जी आएगा तो जो है इसके इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर की तरफ धक्का देगा बाहर निकाल देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी मतलब आए तो इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकल जाएगा।
तो होता क्या है कि हर इलेक्ट्रॉन एक खास एनर्जी के साथ बंधा हुआ होता है, मतलब उससे ज़्यादा जैसे ही एनर्जी हम उसको देते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से जो आते हैं मतलब फोटॉन्स आएंगे, तो मान लो उनके पास कोई एनर्जी होता है, ई एनर्जी होता है, और तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाते हैं, जनरली पूछे जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा वो किस एनर्जी के साथ रिलीज होगा, यानी क्या, या फिर क्या उसका वेलोसिटी होगा, यहाँ से एनर्जी या फिर वेलोसिटी पूछ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एनर्जी इसके पड़ा, तो क्या होता क्या है कि कुछ एनर्जी से ये बंधा होता है। तो सबसे पहले तो इसमें से कुछ एनर्जी जो बंधा हुआ है, ई नोट जिसको बोल देते हैं हम, ई नोट से रिलीज करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो इतना एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, इसमें से घट जाएगा, ठीक है, मतलब इतना एनर्जी इसको कहाँ, इस एनर्जी कहाँ लग गया, इसको निकालने में लग गया, तो बाकी की एनर्जी के साथ ये मूवमेंट करता है, यानी नेट एनर्जी यहाँ पर जब पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, ई माइनस ई नॉट, यहाँ पे ई काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिस मूवमेंट से यहाँ पे निकलेगा। तो इसी का जो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला आप आई थिंक आपको पता होगा, बस मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ई फोटोन कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो आ रहा था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोटोन, सॉरी यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे टकरा रहा था, बिकॉज फोटोन जो है, फोटोन आपको पता होगा पैकेट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एच म्यू नॉट, ठीक है, एच म्यू नॉट यहाँ पे करने का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब इस एनर्जी के साथ वो बंधा हुआ है, तो इतना एनर्जी उसको चाहिए रिलीज करने के लिए, पहले इस एनर्जी से इतना ये रिलीज होने के लिए लेगा, बाहर निकलने के लिए, प्लस ये काइनेटिक एनर्जी, जो इसका काइनेटिक एनर्जी, इस एनर्जी के साथ फिर वो मूवमेंट करने लगेगा। बिकॉज देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो एनर्जी के साथ आ रहा था, कुछ एनर्जी यहाँ पर कुछ एनर्जी सो यहाँ पे कुछ एनर्जी जो ई नोट जो यहाँ पर लग गया, तो बाकी की एनर्जी कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन के साथ ही रहेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो अपने साथ लेके चलेगा, तो वही जो एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ मूवमेंट करता है। तो फॉर्मूला के बेस में आप क्वेश्चन देख सकते हो, एच म्यू मतलब जो एच यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला भी जो है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी एक है, पहलू अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो आपको जो है उसी को भी याद रखिएगा, यूनिट अलग अलग यूनिट्स में भी याद रखना होगा। तो देखिए एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये डायरेक्टली फॉर्मूला इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे पूछेगा, तो आपको क्या करना है, एच इंटू म्यू नॉट माइनस म्यू, सब म्यू माइनस म्यू नॉट कर देना है, तो इससे जो आप यहाँ से आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है इसके। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से भी क्वेश्चन जो आप पूछते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, खास करके जो है BHU के अंदर हो गया, फिर ICR या फिर स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम, सभी के अंदर जो है क्वेश्चन आता है। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे कि E इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू या फिर HC बाई लेमडा, या फिर HC यहाँ पे जो है ये वेव नंबर है, याद रखें यहाँ पे ये वेव नंबर है, 1 बाई लेमडा को वेव नंबर जो बोलते हैं, आगे हम अभी देखें भी थे। तो ये चीज़, ये फॉर्मूला है, और ये जो है एक एनर्जी ऑफ वन फोटोन का एनर्जी है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर मान लीजिए निकालना हो, तो n जो है फोटोन का नंबर है यहाँ पे n इंटू एच म्यू कर देंगे, जो यहाँ पे नॉर्मल एच म्यू एक का आता है, अगर n हो जाएंगे, n फोटोन्स हो जाएंगे, तो n इंटू एच म्यू जो है यहाँ पे हम इससे पूरे एनर्जी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जितने भी फोटोन्स रहेंगे सारे का एनर्जी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो ये आई थिंक यहाँ ये सब सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर लिख लेंगे और जो है प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, आप जो लिखते जाइएगा, बिकॉज ये बस रिवाइज आपको कराया जा रहा है। एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट का जो है फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो, जूल सेकंड है, यहाँ पे गलती क्या होता है, जूल पर सेकंड कई जगहों पर ऑप्शन मिल जाता है, तो ये गलती नहीं करना। और यहाँ पे अर्ग सेकंड या जी सेकंड में जो है यूनिट सीजीएस यूनिट भी यहाँ पे दिया हुआ है। और एक चीज़ और HC का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको जो है याद कर लीजिए, बिकॉज बहुत जगहों पर HC बाई लेमडा जो होता है बार बार लिख करते समय, जो है कैलकुलेशन करते समय एक्चुअली जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप इसको याद कर सकें तो वो भी सही है, आप याद कर लीजिएगा इसको। चलिए इसके बाद जो है मॉडल्स के बारे में बात करें, कुछ जो है इंपॉर्टेंट मॉडल जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एटॉमिक मॉडल्स में। सबसे पहला इसमें आता है रदरफोर्ड और न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बिकॉज आपको तो बाकी सारी चीज़ें का आपको पता है यहाँ पे कि क्या लिए थे इन्होंने, जो है फ्लोरेसेंट यहाँ पे जो है यहाँ पे, और यहाँ गोल्ड फॉइल लिए थे यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड फॉइल लिए थे। और इस पर हीलियम क्वेश्चन क्या होता है कि कौन सा वो जो है क्या अल्फा पार्टिकल लेता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो जनरली क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो डबली आयोनाइज्ड हीलियम लिखा जाता है, ऑप्शन में लिखा डबली आयोनाइज्ड हीलियम या फिर He+2 लिखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा फॉइल यूज किए थे, तो गोल्ड फॉइल यूज किए थे, ये पूछा जाता है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि किस चीज़ का जो है यहाँ पे पेंट, जो ये हम एक स्पेयर लेते हैं उसको जो पेंट किस चीज़ से करते हैं, तो ZnS जिंक सल्फाइड से करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब 3 पॉइंट से रखेंगे, गोल्ड He+2 जो है WnH हीलियम होता है, और ZnS जिंक सल्फाइड। और यहाँ पे पूछा जाता है गोल्ड क्यों लेते हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है, इसको मतलब बहुत हम पतला शीट में बना सकते हैं, बहुत पतला शीट कर सकते हैं, इवन एक एटम्स एक लाइन में हम कर सकते हैं, जो है करके भी कर सकते हैं, इसीलिए जो इसको लिया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ZnS वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आप इन चीज़ों को जो है यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए इसके बाद जो है रदरफोर्ड मॉडल से जो है पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्टली। क्वेश्चन में क्या है,
यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन से क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आपको गलती कराया जाता है। तो यहाँ पे पूछा था कि क्या ऑब्जर्व किया था उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करते थे, क्या उनको दिखाई दिया था। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो पास हो गए थे बिना डिफ्लेक्ट हुए, ये कुछ पहला जो पॉइंट है। दूसरा, सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम देयर पाथ, कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे अपने पाथ से, कुछ जो थे। एंड ओनली फ्यू, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम, एक यहाँ पे क्या बोल रहा है 10,000 में से जो है एक जो है वो रिटर्न बैक आ गया था यहाँ पे, मतलब ओरिजिनल पाथ से जो है रिटर्न आ गया था। ये जो इनका ऑब्जर्वेशन था एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सो इन्होंने इससे कंक्लूजन क्या क्या निकाला था, ये सारे कंक्लूजन यहाँ पे कि न्यूक्लियस जो होता है छोटा होता है, इंटायर मास जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के अंदर पाए जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर वहीं जो है न्यूक्लियस जो है हैवी होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये भी जो है उसी से पता वो जो है कंक्लूड किए थे। और एंड फाइंड एट द सेंटर, जो सेंटर पर पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कंक्लूजन इसको नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जो एक चीज़ जो कैलकुलेटर यहाँ पे जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि रेडियस किस तरह से हम निकाल सकते हैं एटम का, वहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे जो है कि किस फॉर्मूला जो था यहाँ पे आर एन इक्वल टू क्या कर सकते हैं यहाँ पे आर नॉट इंटू ए इंटू 1/3। और यहाँ पे आर नॉट का जो है आपको कॉन्स्ट ये जो जनरली नहीं दिया रहता था, इस चीज़ को जो है आप याद कर लीजिएगा। तो इससे जो आप फॉर्मूला इस फॉर्मूला यूज करके जो आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आई थिंक आप सब जो है वीडियोज़ को थोड़ा सा रोक के जो इन पॉइंट्स को जरूर आप लिख लीजिएगा ताकि आप जो है इंपॉर्टेंट याद कर सकेंगे। नेक्स्ट चलिए ये सब रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे बोर्स मॉडल। देखिए आगे जो है एक चीज़ और यहाँ पे था कि ये तो हो गया रदरफोर्ड के जो है मॉडल्स के जो एप्लीकेशन थे, उसके साथ साथ जो है वहाँ पे लिमिटेशंस भी था उसका, कहाँ फेल हो गया था, फेल क्यों हो गया था, लिमिटेशन क्या था कि उन्होंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों साइड में जो है इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, इन्होंने बोला था। तो जो है उसी समय इलेक्ट्रॉन जैसे ही इन्होंने बोला था, तो इलेक्ट्रॉन आपको एक चीज़ पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जैसे मूव करते हैं अगर सर्कुलर मोशंस में, ठीक है, कोई भी चार्ज अगर सर्कुलर मोशन में करता है यानी वो एक्सेलरेटेड मोशन करता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन कोई भी चीज़ करता है मोशन, तो वो क्या कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। आपको पता होगा एक्सेलरेटेड मोशन होता है रोटेशन से, आपको पता, ठीक ना। तो एक्सेलरेटेड मोशन तो यानी और मैक्सवेल ने उसी समय मैक्सवेल ने प्रूव किया था, एक थ्योरी दिया था वहाँ पे कि क्या बोला था उन्होंने कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वो जो है कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, एनर्जी को क्या करता है वो रिलीज करता है, बाहर निकालता है। तो यहाँ पे जब हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे रदरफोर्ड के जो मॉडल पे, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं वो सर्कुलर मोशन में जो है रिवॉल्व करते हैं। तो सर्कुलर मोशन करने का मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन रिवॉल्व करते हैं, और एक्सेलरेटेड मोशन यानी चार्ज है एक। तो मैक्सवेल का जैसे ही इस पर कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा एनर्जी रिलीज कर रहा है, और रिलीज करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन वो घूमते घूमते क्या होगा एनर्जी रिलीज करेगा, तो यानी एनर्जी इस तरह से वो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कम होने तो अंदर की तरफ जाएगा, और फाइनली क्या होगा इलेक्ट्रॉन जाके गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो एटम तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन एटम तो ऐसा होता नहीं है, खत्म होता नहीं है। तो इसी चीज़ को जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, तो यही जो था इस रदरफोर्ड का जो है मॉडल का जो है लिमिटेशंस था, यहाँ पे बोल सकते हैं डिमेरिट या लिमिटेशन या डिसएडवांटेज था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें बोर्स एटॉमिक मॉडल का। देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि ये जो है सिंगल स्पीसीज के लिए केवल एप्लीकेबल होता है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम में, यानी सिंगल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी जिनके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं के अंदर जो एप्लीकेबल होता है ये। तो पहला पॉइंट ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो है रिलेटिव विद पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए आपको पता होगा आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के जो है दोनों नेचर है, यानी पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो है केवल रिलेट करता है पार्टिकल नेचर से। तीसरा है कि ये बेस्ड था किस पे, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये सारे जो कुछ पॉइंट्स हैं ये जनरली जो है पूछे जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है कुछ फार्मूलाज है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, mvr=nh/2π। तो ये फार्मूला जो आप यहाँ पे जो है मैं यही बोलूँगा कि आप सारे फार्मूलाज को लिखते जाइए कॉपी पे, साथ साथ रोज़ पर डे कोशिश करिएगा कि रिवाइज करते जाएँ ताकि याद हो जाए एग्जाम से पहले। इन फार्मूलाज को जो है आप एक जगह जरूर नोट्स बना लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वही रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे जो है याद एक ये होता है, और दूसरा है जो है नॉर्मली न्यूमेरिकल्स के अंदर इसको जो है यूज करके आप सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको भी याद कर लीजिएगा। कई जगह क्वेश्चन पे जो है पूछ दिए जाते हैं, कई सारे स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम में मेनली जो है इनसे पूछ दिए जाते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। बिकॉज कई बार होता क्या है कि हम सिंपल चीज़ों को नहीं देखते हैं, वही जो है आपको पूछ दिया जाता है, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसको जो है आपको याद रखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो है फिर यहाँ पे ये जो है इनको याद रखिएगा। रेडियस के लिए जो है जनरली याद रखिएगा कि 0.529 × n² जो होता है एंगस्ट्रॉम के अंदर, ये भी याद रखिएगा। फिर वेलोसिटी का भी सेम उसी तरह से जो फॉर्मूला इसको याद रखना है, और साथ साथ इसको तो मस्ट है आपको 2.18 × 10⁶ मीटर/सेकंड है, वहीं सेंटीमीटर में होगा तो 10⁸ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कहीं तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माइनस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी याद रखिएगा, माइनस में तो -kZe²/r,
और वहीं हम आर का वैल्यू जो है इन्फाइनाइट कर दें, यहाँ पे इन्फाइनाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट से कुछ चीज़ मतलब डिवाइड करते हैं कोई चीज़ में तो जीरो हो जाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ हो जाएगा, जीरो है। यानी आर का रेडियस का वैल्यू हम आर कर दें, यानी बहुत बाहर चले जाएँ, इन्फाइनाइट पर चले जाएँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। उसी के बाद जो है काइनेटिक एनर्जी हम देखते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। वहाँ पे क्या था, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, वहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे हाफ हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। यहाँ भी सेम कंडीशन है कि आर इन्फाइनाइट कर देते हैं आर को तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी एकदम इन्फाइनाइट को चले जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रहता है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो रहता है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जीरो हो गया, मतलब कहने का कि टोटल एनर्जी भी आप देखोगे तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब ये भी कहीं जगह क्वेश्चन पूछा है कि टोटल एनर्जी कितना होता है इन्फाइनाइट पे, तो जो है जीरो हो जाएगा। और चलिए टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल एनर्जी का जो है कुछ फॉर्मूला ये है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एक तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁸ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जूल के टर्म्स में आगे अगर पूछे आपसे तो। लेकिन जनरली क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसके टर्म्स में जो है आपको ये फॉर्मूला रखना -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एटम। आई थिंक आप ये याद रहेगा। और कुछ एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड जो है टोटल एनर्जी के बीच में, तो ये कुछ रिलेशन है। ये ऊपर वाला अगर फॉर्मूला भी याद है तो आप कर सकते हो, लेकिन जो है एक रिवीजन के तौर पे जो है चाहो तो आप इसको भी देख सकते हो। ये जो है रिवीजन के लिए हो जाएगा आपको कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 2 टाइम्स होता है टोटल एनर्जी के। यहाँ पे देखो ये टोटल एनर्जी के जो है इनके टोटल एनर्जी यहाँ पे इसके दोगुना होता है, यानी वहाँ पे था के जेड ई स्क्वायर बाई आर था, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था आपका, के जेड ई स्क्वायर बाई आर था। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो दोगुना होता है टोटल एनर्जी के, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, ये टोटल एनर्जी क्या उतना हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर बाई 2 हो जाएगा बस। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर। तो यहाँ पे देखिए बस अंतर क्या होता है, टोटल एनर्जी भी जो है माइनस में ही होगा पहला नंबर। तो ये किसके बराबर आपको दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर दिख रहा है, बस साइन यहाँ पर चेंज कर देता हो। तो ये भी चाहिए, देखो टोटल एनर्जी कितना होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, बस क्या है माइनस साइन आ जाता है इसके अंदर। फिर उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये ऊपर वाला का फॉर्मूला भी आपको याद है, तो ये रिलेशन आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए दे दूँ बिकॉज जनरली डायरेक्टली यही ऑप्शंस आपको दे देते हैं, तो आप ये चीज़ को भी याद रखें तो बहुत ज़्यादा सही है। तो इन सारे पॉइंट्स को जो आप लिखते जाइए। चलिए नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो सबसे पहले जो है स्पेक्ट्रम कौन कौन से है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स की बात करें तो उसके अंदर जो है डायरेक्टली नाम ही पूछ देते हैं और उसके अंदर पूछ देते हैं कि कहाँ से कहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कौन सा रिलीज होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए सीरीज के बारे में बात करें तो लाइमन सीरीज, बामोर सीरीज, ये आपको याद होगा, लाइमन, बामोर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफन एंड हम्फ्री, ये सीरीज का नाम याद रखना है। उसी के साथ पूछता है कि लाइमन सीरीज कब रिलीज, मतलब कब बनता है, लाइमन सीरीज वाले जो स्पेक्ट्रम बनते हैं कब बनते हैं। तो कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी हाईएस्ट ऑर्बिट से आता है, यानी N2 कोई भी हाईएस्ट ऑर्बिट हो सकता है, तो वो हाईएस्ट यानी कहने का मतलब ऑर्बिट कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहने ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ये सॉरी ऑर्बिट है इनके अंदर। अब क्या बोलना है यहाँ पे लाइमन सीरीज, बामोर सीरीज, देखिए ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस था, ये 1 2 3 4 मान लीजिए यहाँ पे 4 तक हैं। अब बोल रहा है कहीं से भी जो है इलेक्ट्रॉन गिरे, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जो है वापस n=1 में आता है, 1 में आएगा, यहाँ से भी 1 में आता है, कहीं से भी ये इलेक्ट्रॉन 1 में आए, यहाँ से आए 1 में, यहाँ से आए 1 में, तो जो स्पेक्ट्रम यहाँ से रिलीज होगा, एनर्जी के जो स्पेक्ट्रम रिलीज होगा वो मतलब जो एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पे वो किस रेंज, उसको क्या बोलेंगे हम, लाइमन सीरीज में आएगा, वो लाइमन सीरीज रहेगा। मानी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, N2 का वैल्यू कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वो जहाँ पे जाएंगे वो क्या वैल्यू होना चाहिए, वो n=1 होना चाहिए, बस इसी का देखेंगे 1 जहाँ भी होता है तो वो जो है लाइमन सीरीज हो जाएगा। उसी तरह से सेम कंडीशन है बामोर सीरीज के लिए, क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मतलब कहीं से इन्फिनाइट से भी वो गिर सकता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जा सकता है, जंप कर सकता है, लेकिन उसका वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, वो दूसरे N1 यहाँ पे भी जो है आपको N2 और N1 में बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप होते हैं। तो यहाँ पे देखिए N2 क्या है, जहाँ से वो आ रहा है उसको हम N2 यहाँ पे बोलते हैं, और N1 कहाँ, जहाँ गिरे मतलब जिस मतलब ऑर्बिट में जा रहा है, तो कहीं से भी आए एनी पॉइंट से आके वो अगर 2 वाले ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में जाता है तो वहाँ पे कौन सा जो एनर्जी रिलीज होगा यहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे जो है एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, ठीक है, अंदर में जैसे जैसे जाएंगे एनर्जी कम होता जाएगा, तो यहाँ से जब यहाँ आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इसके पास ज़्यादा था, यहाँ आते समय क्या हो जाएगा, कम होगा, तो कम हो जाएगा तो एनर्जी कुछ रिलीज करेगा, तो जो एनर्जी रिलीज होता है वो किस सीरीज में निकलेगा, लाइमन बामोर सीरीज में सेकंड वाला में निकलता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि कहीं से भी एनी पॉइंट्स, एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट से अगर सेकंड सेल में जाता है, सेकंड ऑर्बिट में जाता है,
तो उसमें जो निकलेंगे स्पेक्ट्रम जो होगा वो कौन सा होगा, बार्नौल सीरीज का होगा। उसी तरह से आप जाकर तीसरे नंबर पर आता है कहीं से भी तो पास्चन का होगा। चौथा से आता है ब्रैकेट, पाँचवा में जाता है डायरेक्टली कहीं से भी आ जाए, छठवां से भी पाँचवा में आएगा या सातवां से भी पाँचवा में आएगा इलेक्ट्रॉन आता है तो जो है वो प्रीफंड हो जाएगा, फिर उसी तरह से हम फ्री हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये वाला चीज़ मैक्सिमम पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि लाइमन सीरीज हमेशा किस में होता है, अल्ट्रा वायलेट रे में, अल्ट्रा वायलेट जो है यहाँ से मतलब होते हैं। फिर जो है विजुअल रेज होते हैं यहाँ से रेज होते हैं बार्नौल सीरीज का। पाँचवें वाले जो इसके बाद जो है कितने होते हैं, इंफ्रारेड में होते हैं। तो आई थिंक ये जो है मेन चीज़ आप ये जो है सीरीज को याद रखिए, सीरीज में याद रखिए और साथ ही साथ जो है ये सीरीज याद रहेगा तो नंबरिंग आप याद रखेंगे 1 2 3 4 और ऊपर को 2 याद रखेंगे तो बाकी सारे जो इंफ्रारेड में आते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट और विजुअल के बाद जो है इंफ्रारेड में आते हैं। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आप याद रखिएगा। जनरली जो है क्वेश्चन स्टेट वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या बनता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो है रीडबर्ग्स इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो 1/λ एक्चुअली जो है वेव नंबर जो है आप निकालने के लिए होता है। तो ये इसका जो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो है जगह पर इसका भी क्वेश्चंस को जो है लेमडा के लिए यूज कराया जाता है। तो यहाँ पे देखिए यानी वेवलेंथ निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखिए वेव नंबर इक्वल टू 1/λ होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, RZ² इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि n1 जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी जिस में जा रहा है, जहाँ से जा मतलब देखिए ये हो गए न्यूक्लियस ऑर्बिट्स हो गए, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये n2 हो गया और ये n1 हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर कर देंगे। वही रीडबर्ग्स का जो है कांस्टेंट जो है कई जगह पर नहीं दिया जाता है, या फिर कई जगह एग्जाम में जो है रीडबर्ग्स कांस्टेंट का जो है आपको डायरेक्टली वैल्यू पूछ देते हैं। तो ये याद रखेंगे आप वैल्यू इसका, और याद रखेंगे पर सेंटीमीटर में होता है। और एक जगह और एक चीज़ और यहाँ पे जो है आप चाहें तो इसको भी एंगस्ट्रॉम याद कर सकते हैं 1/RZ का वैल्यू। बिकॉज देखिए जब क्वेश्चन आपको लेमडा जनरली पूछा जाता है वेवलेंथ निकालने का, तब जब लेमडा करेंगे मतलब इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r आ जाएगा नीचे। तो 1/r का डायरेक्ट फॉर्मूला जो है आप डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर सकते हैं कितना 912 एंगस्ट्रॉम। तो आपको जो सॉल्व करते समय, क्योंकि वहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या करना होगा, इसको फिर 1/r करेंगे तो क्या इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इतना जो है आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है समय लग जाएगा और जो है गलती भी होने के चांसेस है। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे 912 एंगस्ट्रॉम आप पुट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल इमिशन लाइन्स अगर कहीं आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, n2 - n1 इंटू n2 - n1 प्लस 1/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैं डायरेक्टली आपको ये दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है डी ब्रोगली इक्वेशन। देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन के मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि जिस तरह से जो है लाइट सॉरी यहाँ पे जो है जिस तरह से लाइट जो है दो नेचर शो करता है, एक तो अपना वेव और दूसरा पार्टिकल नेचर शो करता है, उसी तरह से इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन भी जो है दो नेचर शो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो भी जो करता है दो कौन सा, एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा जो है कौन सा, वेव नेचर। और इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था लेमडा इक्वल टू h/p बोल सकते हैं या फिर h/m भी। और ये कहाँ से लाया था इन्होंने, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट को, ये प्लैंक्स कांस्टेंट और ये जो है आइंस्टीन जो एनर्जी का जो है फॉर्मूला, आइंस्टीन का जो फॉर्मूला E इक्वल टू mc²। और यहाँ प्लैंक्स का कांस्टेंट क्या था, लेमडा इक्वल टू लेमडा इक्वल टू नहीं सॉरी यहाँ पे यहाँ पे जो है प्लैंक्स का जो थ्योरी था उसको इन्होंने यूज किया था। तो आइंस्टीन का जो फॉर्मूला था इसको इन्होंने कंपेयर कर दिया था, E इक्वल टू mc² और ये था E इक्वल टू hc/λ, प्लैंक्स वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन था। तो इन दोनों को जो क्या किया था इन्होंने कंपेयर कर दिया था। ठीक है, कंपेयर करते हैं क्या, C से C यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा h/ ये वाला जो है नीचे आ जाएगा यहाँ पे m एंड यहाँ पे c। ठीक है, यहाँ पे c एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं mc यानी क्या हो जाएगा, p यानी मोमेंटम हो जाएगा। ये मोमेंटम शो करा तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा h/p। तो यहीं से जो है इन्होंने फॉर्मूला लगाया, दोनों जो फॉर्मूला को जो है ये बस कंपेयर कर दिए थे साथ। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से जो फॉर्मूला को याद रखना है, बस ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे लेमडा इक्वल टू h/m भी या फिर h/p, इसी से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा बस। ठीक है, और h इक्वल टू क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे लेमडा इक्वल टू h/ ये हो जाएगा √2m के E जो है ये भी आपको फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे जो है कई जगह पूछा जाता है, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। या फिर Q भी कई जगहों पर जो है चार्ज वाले केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है। तो आई होप कि यहाँ तो आपको समझ में आ गया है।
अब चलिए देखिए इसके बाद जो है हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके बीचू के अंदर भी जो है पूछा जा चुका है। तो देखिए हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी इन्होंने क्या बोला था कि एक साथ जो है, एक साथ किसी भी चीज़ का जो है आप एक साथ पोजीशन, ठीक है, एंड मोमेंटम आप नहीं निकाल सकते। इनका यही कहना था कि एक साथ जो है आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो है कुछ करेक्शन के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया था। यहाँ पे क्या था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन कुछ, और डेल्टा पी यहाँ पे क्या है, मोमेंटम के अंदर जो चेंजेस, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है एच अपॉन 4 पाई, इन्होंने ये दिया था। तो ये जगह आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन इंटू डेल्टा पी यूज कर दें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पी का वैल्यू कितना होता है, एम डेल्टा वी, तो एम को क्या है नीचे यहाँ पे ला दिए हैं। तो ये भी फॉर्मूला कई जगह पे यूज करा दिया जाता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और एक जो सिंपल सा सॉल्व करने के लिए क्या रखेंगे, एच अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू आप हो सके तो याद कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम्स में क्या होता है इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज़ को सॉल्व करें। एच अपॉन 4 पाई की इवन जो है फॉर्मूला जब पुट करोगे तो बहुत ज़्यादा, एच का वैल्यू पुट करोगे फिर पाई का वैल्यू पुट करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो डायरेक्टली जो है इस चीज़ को आप याद कर लेंगे तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन अगर इस तरह के आते हैं तो ये जो हो गया रिवर्स इक्वेशंस के इक्वेशन तक। अब चलिए इसके बाद जो है ये जैसे कंप्लीट होता है, इसके बाद जो है क्वांटम नंबर आता है आपका, ठीक है। अब क्वांटम नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देखो क्वांटम नंबर सिंपल सब समझने के लिए क्या बताते हैं। क्वांटम नंबर देखो एक्चुअली होता क्या है, मान लो कोई एटम है, ठीक है। एटम को अगर हम एक्चुअली जो है एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस को बताने के लिए ये जो है क्वांटम नंबर के थ्रू जो हम एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है एक्चुअली में, मतलब एक खास पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इसके अंदर, तो एटम के अंदर तो एक खास पॉइंट पर हमें पता करना होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो किस तरह से पता करेंगे, तो उसी का जो है क्वांटम नंबर के बेसिस पे जो है हम उसको एक एड्रेस दे पाते हैं इलेक्ट्रॉन को कि इस एक समय पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा। तो इसको हम सिंपल सा एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि अभी जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको लगेगा। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चीज़ें हैं, मान लो कि एक आदमी है पृथ्वी पे, उसके पास कोई सामान पहुंचाना हो, आपको कुरियर करना हो या फिर कोई चीज़, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, उसकी बेसिस पे जो आप ये सारी चीज़ समझ जाओगे। देखो सबसे पहले क्या है, एक पृथ्वी मान लो, पृथ्वी पर क्या है, वो व्यक्ति कहीं रह रहा होगा, क्या कंट्री कहीं किसी कंट्री में रह रहा होगा, ठीक है, कंट्री में रह रहा होगा, तो किसी देश में रह रहा होगा। सबसे पहले तो देश में रहेगा, देश के अंदर क्या होगा, उसका स्टेट होगा, फिर स्टेट में जाओगे तुम, कोई भी एड्रेस मान लो इसके एड्रेस आपको पता करना है, कोई चीज़ कुरियर करना है, तो सबसे पहले क्या उसका कंट्री का नाम लिखोगे, फिर उसका स्टेट का नाम लिखोगे, फिर क्या करोगे उस स्टेट के अंदर कोई सिटी होगा जहाँ वो रहता होगा, और सिटी के अंदर क्या होगा, उसका हाउस होगा। तभी ये 4 एड्रेस दोगे तो जो है आपका सामान जो है उसके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ देखो, कंट्री का नाम देंगे, कंट्री के अंदर क्या देंगे हम, स्टेट का उसका नाम देंगे, फिर सिटी का नाम देंगे और हाउस का नाम देंगे। इस तरह से जो है उसके पास सामान पहुँच जाएगा। सेम वही एड्रेस जो है हम एटम के अंदर, ये सेम चीज़ आपको इसी से रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि आप याद होते जाएगा। देखो कंट्री को हम यहाँ पे एटम के अंदर क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। इसको कंट्री को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम इलेक्ट्रॉन के केस में। तो उसी तरह से जो है स्टेट जो क्या, कंट्री के बाद कहाँ जाएंगे हम, स्टेट के अंदर जाएंगे। स्टेट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्टेट को नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्टेट नाम बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं, कंट्री को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आके बाद बोलना है आपको, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब सिटी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल से आगे हम बताएंगे आपको। फिर जो है हाउस, यहाँ पे जो है स्पिन बोल देंगे इसको, हाउस को यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये आप डोनेशन किस तरह से जो है इनका नोटेशन आप समझ गए, मतलब किस तरह से इनको जो है नोटिफाई करना है। यहाँ तो समझ में आ गया कि किसी व्यक्ति को सामान भेजने के लिए कंट्री चाहिए, उसका पहला मेरे को कंट्री के बाद उसका स्टेट कहाँ है वो चाहिए हमको, फिर उसके बाद क्या है उसका सिटी चाहिए, और उसके बाद उसका हाउस चाहिए, कहाँ पे हाउस, ठीक है। ये कुछ चीज़ आप समझ में आ गए, ये चीज़ समझ में आ गया। तो उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी याद हो गया, ठीक। अब देखिए इसके कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पे कुछ एक टर्म्स हैं, आपको बस वो चीज़ याद रखना है। देखिए कोई भी कंट्री है यहाँ पे, तो कंट्री के जो है यहाँ पे नंबरिंग हो रहेगा, याद रखिएगा कि जो भी कंट्री है, मान लीजिए ये सारे क्या है कंट्री है, तो हमेशा इनका कंट्री का नंबरिंग होगा 1 2 3 4, इस तरह से जो कंट्री का यहाँ पे नंबरिंग रहता है, कंट्री का क्या होगा नंबरिंग। तो यानी इनका नंबरिंग कहाँ तक, मान लीजिए कंट्री का नंबरिंग कहाँ स्टार्ट होता है 1 2 3 4, इस तरह से जो कंट्री का नंबरिंग, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह एक चीज़ याद रखिएगा, बस यही चीज़ है, एन से इसको डिनोट करते हैं। और कंट्री का जो नंबरिंग कहाँ से होता है, 1 2 3 4 हम कंट्री का नंबरिंग देते हैं, तो यहाँ भी याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ से आता है, 1 2 3 4 नंबरिंग होता है।
अब देखिए इसके अंदर क्या हो, स्टेट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है कि किस देश के अंदर, देश का नंबरिंग है हमेशा, हर याद रखिएगा कि हर देश का एक नंबर वहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। हर देश का पृथ्वी पर मान लीजिए कि हर देश को एक एक नंबर दे दिया गया। मान लीजिए नेपाल जो है इसको 1 दे दिया गया, इंडिया को जो है 2 दे दिया गया है, चाइना को जो है 3 नंबर दे दिया गया है। तो इसी तरह से जो है आप मान के चलिए कंट्री की क्या है नंबरिंग दिया गया है, उसी तरह से प्रिंसिपल काउंटर नंबर का एक 2 3 4 नंबर रहता है। अब कंट्री के अंदर जो है कुछ हम हर कंट्री के अंदर क्या हम बता रहे थे, स्टेट हैं। मान लीजिए क्या है, स्टेट्स हैं, ठीक है, ये सारे स्टेट्स हो गए। तो स्टेट्स के लिए भी कुछ कंडीशन है कि किस देश के अंदर कितने जो है हो सकते हैं। देखिए इसके अंदर कंडीशन क्या है कि जिस कंट्री का जो नंबर है उसके अंदर उतने ही स्टेट्स होंगे। यानी यहाँ पे मान लो कि इस देश का नंबर तीसरा है, यानी चाइना है, ये चाइना का नंबरिंग कितना होता है, 3 पे आता है। तो और ये मान लीजिए इंडिया है दूसरे नंबर पे है, तो इसके अंदर स्टेट का संख्या कितना होगा, 3, और इसके अंदर 2। तो याद रखना आज के बाद क्या है, जितना नंबर का कंट्री है उसके अंदर स्टेट का जो है नंबर, स्टेट का संख्या जो है कितना होगा उतना ही होगा। यानी 3 नंबर के कंट्री के अंदर 3 स्टेट्स होंगे, 1 नंबर के अंदर 1 स्टेट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टेट हो गया। और स्टेट का भी नंबरिंग करते हैं हम। नंबर तो अब समझ में आ गया कि कंट्री के बराबर होगा, लेकिन स्टेट का नंबरिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी 0 1 2। यानी कि अब देखो 1 2 3, मान लो कि 4 नंबर का देश है, 4 नंबर का देश है। 4 नंबर के देश के अंदर कितने स्टेट्स होंगे, 4 ही स्टेट्स होंगे। आप स्टेट गिन लो 1 2 3 4, ये नंबर है इनका नेम है। एक तो से मान लो कि नेमिंग जो करते हैं 0 1 2 3 से हम नंबर नेमिंग करते हैं इन कंट्रीज का, सॉरी स्टेट्स का। तो 4 नंबर के देश के अंदर कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4, 4 स्टेट्स तो आ गए। लेकिन नंबरिंग क्या होगा जी, इनका नेम का है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होता है, 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है। एक चीज़ समझ में गया यहाँ पे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम, सिटी को हम बोलते हैं। यानी सिटी कहाँ होगा, स्टेट्स के अंदर। हम अभी तक क्या पढ़ते हैं, देश के अंदर स्टेट आ गया, स्टेट के अंदर क्या आ गया, सिटी आएंगे। तो सिटी का भी कंडीशन है कि सिटी हमेशा जो है, मतलब शहर का जो शहर कितने होंगे एक स्टेट के अंदर, फिर कितने शहर होंगे, वो हमेशा स्टेट का जो नंबरिंग है, यहाँ पर स्टेट का नंबरिंग आपको पता होगा, यहाँ पर 2 हो गया, 0 1, ठीक है। तो स्टेट के जो नंबरिंग है उसको दोगुना करना है। स्टेट का नंबर मान लीजिए 2 है, इसको दोगुना करिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए। स्टेट का नंबर मान लीजिए 1 है, 1 को दोगुना करिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए। स्टेट का नंबर मान लीजिए 0 है, उसमें दोगुना करिए प्लस 1 जोड़ दीजिए। उतना ही क्या होगा, उसके अंदर शहर होंगे। तो 0 नंबर वाले स्टेट जैसा है, 0 नंबर वाले स्टेट के अंदर कितना शहर होगा, तो आप देखो 0 नंबर वाले के अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो गया 1, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 0 नंबर के अंदर कितना सिटी होगा, 1 सिटी होगा, 1 ही शहर होगा, ठीक। उसी तरह से 1 नंबर वाले में कितना होगा, तो 1 देखिए 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, उसी 2 2 4 1 5 5 हो जाएगा। इसके अंदर 5 हो जाएगा, इसके अंदर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर 0 के अंदर कितना शहर आ रहे हैं, 1 आ रहा है। 1 के अंदर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 नंबर के जो स्टेट है उसके अंदर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 0 1 5 जो है शहर के नंबर आ रहे हैं। और एक शहर के अंदर जो है हमेशा 2 सिटी होते हैं, 2 हाउस होते हैं हर के अंदर। इसके अंदर कितना है, ये 3 शहर हैं। ये शहर का नंबरिंग नहीं, बस यहाँ तक, ये नंबरिंग यहीं तक होता है। नंबरिंग ये नंबरिंग नहीं है, बल्कि टोटल नंबर है। नंबरिंग नहीं, नंबरिंग जैसे 0 1 2 3 जैसे कर रहे हैं नंबरिंग था। लेकिन यहाँ पे देखिए एक शहर का नंबर आ गया कि शहर 1 है, इसके अंदर 3 शहर है। 3 शहर का मतलब कितना घर हो जाएंगे, 6 घर हो जाएंगे। बिकॉज एक शहर में कितने घर होते हैं, 2 घर होते हैं। यहाँ ही उसी तरह से जो 5 शहर है, 5 शहर के अंदर कितने घर हो जाएंगे, 10 घर हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंट्री से डिनोट करते हैं। इसका जो नंबरिंग स्टार्ट होता है 1 2 3 4 से स्टार्टिंग होता है। एजीमुथल का जो है 0 1 2 3 से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। फिर मैग्नेटिक का जो है स्टार्टिंग किससे होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो सिटी को डिनोट करता है। और सिटी का जो नंबर होता है एक्चुअली, तो हर स्टेट के अंदर कितने सिटी होंगे। जैसे मान लीजिए हमेशा मैग्नेटिक नंबर पूछे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपसे पूछेगा, तो वो पूछेगा कि एजीमुथल क्वांटम, कोई एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको जरूर देगा वहाँ पे, ठीक है। इसको जो है हम एल से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको एस से करते हैं। तो कोई ना कोई एल देगा वहाँ पे, 2L या 3L देगा। उसके अंदर आपसे पूछेगा कि कितना मैग्नेटिक ऑर्बिटल्स हैं या फिर कुछ पूछेंगे। तो याद रखिएगा हमेशा सिटी का जब नंबर पूछेगा कितने सिटी हैं, तो वहाँ पर जरूर पूछेगा कि स्टेट कितना है, या फिर कंट्री का नाम जरूर देगा, कंट्री का नंबरिंग दे देगा। तो आप वहीं से कैलकुलेट करना होता है। वैसे जैसा स्पिन क्वांटम नंबर जो है आपका हाउस का नंबर बताता है। आई होप यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो चीज़ हम समझ लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वांटम नंबर की बात करें। देखिए क्वांटम नंबर जो है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एन, स्मॉल एन से, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ बताता है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है एक तो साइज बताता है, क्योंकि देखिए कंट्री हम बताते हैं, कंट्री का एक तरह से साइज बता रहा है, नेपाल और जो चाइना इंडिया, ये क्या बता रहा है, एक तरह से साइज बता रहे हैं। तो वो कंसेप्ट को आप याद रखोगे तो सारे यहाँ पे क्वेश्चन लगभग सही कर दोगे।
देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बताएगा और एनर्जी बताता है किसी ऑर्बिट का, मतलब अब देखो देश से क्या पता चलता है कि कौन सा देश कितना मजबूत है। देश के नाम सुनने के बाद आपको पता चल जाता होगा, चाइना जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, नेपाल जो थोड़ा सा कम मजबूत है। ये थोड़ा सा जो है आप क्वेश्चन मतलब देश का नाम सुनते बता पा रहे हो। तो इसी तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के भी सुन के जो है एक तो साइज बता दोगे आप कितना बड़ा है छोटा है साइज, और साथ ही साथ जो है एनर्जी उनका मतलब कितना उनके पास शक्ति है, क्षमता है किसी से लड़ाई या कुछ करने का क्षमता है, तो उस एनर्जी बता सकते हो। दूसरा जो है एंगुलर मोमेंटम को बताते हैं यहाँ पे, ठीक। तीसरा जो है यहाँ पे देखिए कि कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ से आप रिलीज करते हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे किसी ऑर्बिट में। ये चीज़ यहाँ पे देखिए हम जो यहाँ पे बता रहे थे ना घर, कि हर सिटी के अंदर दो घर कहने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे स्पिन का मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि घर नंबर यहाँ पे घर नंबर 1 में कितना होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6। अब इसको भी डोंट किस तरह से हम करते हैं अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो देखिए ये हो गया, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, बल्कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n², ऑर्बिटल्स के अंदर n², और सेल के अंदर सब सेल के अंदर n। इसी तरह से जो एंगुलर एजमुथल इसको जो एजमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं स्मॉल l से करते हैं। इसको जो सब सेल भी हम बोलते हैं या फिर सब ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये कहाँ से चालू होता है, जो देखिए इसके अंदर जो ये n = 1 2 3 4 से चालू होता है नंबरिंग। ये कहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 से n-1 तक, बिकॉज मैं आपको बोला था कि जितना प्रिंसिपल नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतना ही जो उसके अंदर एजमुथल क्वांटम नंबर भी, यानी जितना जो नंबर देश का है वही जो है आपका स्टेट का भी होगा उतना ही नंबर। तो देखो 0 से स्टार्ट कर दिए, वहाँ पे 1 से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर दिए, तो एक तो आपको कम आएगा ही, जितना नंबर n होगा जिससे n-1 आएगा, ठीक है। तो 0 से n-1 तक ये वेरी करता है। ये क्या चीज़ बताता है, शेप बताता है। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना होगा। 0 एस यानी स्पेरिकल होता है, एस जो होता है ऑर्बिटल्स का आपको नाम पता होगा, सबसेल का आपको नाम पता होगा कि एस पी डी एफ होते हैं। तो इसके अंदर जो है इनका नंबरिंग होता है 0 1 2 3, जो जैसा मैं बताया था पहले अभी। तो नंबरिंग भी आपको याद रखना होगा कि 0 को एस बोलते हैं, पी बोलते हैं, 2 को डी बोलते हैं, और इनके शेप को याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्पेरिकल डबल डबल शेप जो है। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्वेश्चंस कुछ है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे सब ऑर्बिट में, तो 2 × 2 + 1 कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे 2l + 1 निकाल कर देंगे। ये फॉर्मूला आप हो सकता है याद रख लीजिए ये सब, या फिर वो कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो वहाँ से डायरेक्टली निकाल पाएंगे। अब देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा √l × l + 1, और बाहर में है h/2π। तो ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सिर्फ देखिए ये क्या कहता है ओरिएंटेशन किसी ऑर्बिटल्स का, क्योंकि सबसे देखिए पहला क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूरे देश को बता रहा था, एक तरह से पूरे से बता रहा था। उसके अंदर जो क्या थे कि आपके जो है सबसेल थे, सबसेल्स हो गए, मतलब सेल के अंदर सबसेल थे, स्टेट थे एक तरह से। फिर उसके बाद सिटी जो है ऑर्बिटल्स, एक तरह से ऑर्बिटल्स, ये तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है, तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक। ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो -l to l। अब l क्या था यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो बताया था मैं कि l उसको डोनेट करते हैं, तो -l से l तक। मान लीजिए l का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, तो ये कहाँ से जाएगा -1 फिर 0 फिर +1, तो ये जो है -l से l तक वैल्यू वेरी करता है। अब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसके अंदर 2, बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 अपोजिट स्पिन। आगे अभी पढ़ेंगे स्पिन अपोजिट मतलब ये इस तरह से रहते हैं, एक का स्पिन मतलब पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, मतलब अपोजिट स्पिन से चलते हैं। और मान यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया कि पी का कितना वैल्यू होता है, पी जो है पी को हम किस तरह से डोनेट करते हैं, एल का वैल्यू इसका कितना होता है 1 होता है। तो ये कहाँ से एम कहाँ से कहाँ जाता है -l to +l तक जाता है, अब बीच में 0 आता है। ऐसे आप अभी देखे थे यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे px py pz -1 +1 और 0। अब देखिए यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर नया आ गया कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या चीज़ होता है, ±½ होता है हमेशा, ठीक है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है और जो पूछा था स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अभी क्या पढ़े थे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे। यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है इसका फॉर्मूला था, वहाँ पे क्या था √l × l + 1 था, यहाँ पे बस s कर देना है, s × s + 1 h/2π। डायरेक्टली जो है फॉर्मूला ही पूछा गया है कई जगहों पे, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखना है। अबाउ प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे जो है क्या प्रिंसिपल, यहाँ पे जो है ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्होंने क्या बताया द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से बोल रहा है। यहाँ पे जो अबाउ ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के समय हम उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं हम, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी इन सबसेल में जो एनर्जी उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। और यहाँ पे जो है n+l रूल क्या होता है, अब देखिए n+l रूल क्या बोलता है कि द सबसेल विथ लोएस्ट n+l वैल्यू, वो सबसेल सेल नहीं सबसेल यानी जो आप पढ़े थे अभी एंगुलर मोमेंटम वाला
और ये सॉरी, अभी जो हम अभी पढ़े थे यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर वाला है, इसी को सब सेल, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो सब सेल का वैल्यू n+l के टर्म्स में कम आता है उसको जो हम पहले भरते हैं। अब कई जगह क्वेश्चन पूछेंगे कि n+l दो का सेम आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो उसके इसमें जिसका n कम होगा उसको हम यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन यानी नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। इनका क्वेश्चन का मतलब था कि दो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर, मतलब किसी भी एटम है, कोई एटम है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स है, उनका जो है चारों क्वांटम नंबर, यानी अभी क्वांटम नंबर चारों पढ़े ना, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और जो है स्पिन, ये चारों का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है, चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकता, कोई ना कोई इसमें अंतर आ ही जाएगा। यानी मान लो उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, तो स्पिन जो है उनका अलग हो जाएगा। या फिर बाकी सब कुछ सेम है तो मैग्नेटिक हो सकता है अलग हो जाए, या फिर एजीमुथल अलग हो जाए, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग हो जाए। मतलब चारों के चारों जो है एक साथ सही नहीं होंगे। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जनरली इसमें क्वेश्चन जो है क्या है, स्पिन वाले से ही आपको दिया जाता है। जनरली जो इस तरह से दे देंगे आपको, जो है सेम स्पिन वाले दे देते हैं। तो आपको पता है कि सेम जो है चारों क्वांटम नंबर जो है सेम नहीं होंगे। तो ये सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब क्या है, हर्ट्ज रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स ऑफ द सब सेल इन सच अ वे एज टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बोल रहा है कि सब सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑर्बिटल्स में, सब सेल के अंदर, इस तरह से कि वो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहें। मतलब कि देखो ऑर्बिटल्स, मान लो ये सब सेल है P, इसके अंदर ये ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑर्बिटल्स में इस तरह से इलेक्ट्रॉन मतलब बटे होते हैं कि वो मैक्सिमम अनपेयर्ड हो। जैसे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन से हम क्या कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भी पुट कर सकते हैं, एक में 2 और एक में 1 दे सकते हैं, और एक क्या कर सकते हैं हम, तीनों में 1-1 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये वो इस तरह से रहते हैं कि मैक्सिमम अनपेयर्ड हो। तो अनपेयर्ड बताओ किसमें, इसमें 1 अनपेयर्ड आ रहा है और इसके अंदर 3-3 अनपेयर्ड आ रहे हैं, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये बताए थे वही कि पहले जो है अनपेयर्ड को ज़्यादा वो जो है प्रीफर करते हैं। तो वही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किस तरह से, अनपेयर्ड ज़्यादा जिस केस में होते हैं, तो इस तरह से जो वैलिड होगा, इस तरह ऐसे नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने बताया था मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हर्ट्ज रूल वाला। अब नेक्स्ट कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है, BHU के अंदर भी पूछा गया, ICAR के अंदर भी पूछा गया है। ये पॉइंट्स आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो कि टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोट्स पूछे तो कितना हो जाएगा, n-l-1। नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स पूछे तो l, फिर उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछे तो l-1, और ये जो फॉर्मूला है लास्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल प्लेन्स कितना हो जाएगा, l। अब चलिए इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को हम करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा तेज़ी से करेंगे बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन ए स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज़। तो ये उन्होंने बोला था कि पहली बार उन्होंने क्या हो गया था इसे, तो ये न्यूक्लियस के ऊपर, सबसे ज़्यादा रदरफोर्ड क्या था, न्यूक्लियस के ऊपर ही इनका जो फोकस हुआ था। तो आपका जो है फर्स्ट क्या राइट आंसर हो जाएगा, वो न्यूक्लियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन, बोर्स मॉडल क्या एक्सप्लेन कर सकता है। तो देखो सबसे पहले आज हम पढ़े थे, तो बोर्स मॉडल के अंदर भी जो मैं रिवाइज कराया था आपको कि क्या था वो, ये एस्पेक्ट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयंस कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो इसका जो है बी ऑप्शन होगा, बिकॉज ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही केवल वैलिड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन, यहाँ पे दूसरा भी देखोगे, थर्ड ऑप्शन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, केवल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को नहीं, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन लाइक और कोई भी स्पीसीज हो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कोई भी हो, उन पे जो ये लागू था। तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस ऑफ लिथियम 3+2 आयन इज ऑफ। तो यहाँ पे रेडियस एक्चुअली पूछ रहा है। तो मैं आज ही आपको रेडियस वाला फॉर्मूला बताया था। तो देखिए रेडियस वाला फॉर्मूला क्या था वहाँ पे, 0.529, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए, n²/z, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखिए कि आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, RH दिया हुआ है, ठीक है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। पूछ क्या रहा है आपसे, लिथियम का है, लिथियम +2, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अब हम पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है हम क्या निकाल रहा है, R लिथियम लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है R हाइड्रोजन लिख लेते हैं। और आपको पता है यहाँ से क्या चीज़ आपको, ये तो कांस्टेंट है, और क्या चीज़ है, रेडियस पूछ रहा है आपसे। रेडियस इन द सेंस कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या होने वाला है, एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट ऑर्बिट कहीं आपसे पूछने वाला है। तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो R किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, Z के, ठीक। तो हमें आप क्या कर सकते हैं, R लिथियम अपन RH, तो यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल होगा, Z हाइड्रोजन वाला ऊपर चला जाएगा इन्वर्सली है, और Z लिथियम
कि इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, आर लिथियम चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जेड एच अपॉन जेड एल इंटू आर एच। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू बस पुट कर दीजिए, जेड यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.53 था ये हाइड्रोजन का यहाँ पे, और नीचे में क्या है जेड, सॉरी यहाँ पे क्या था यहाँ पे रेडियस, हाँ सॉरी यहाँ पे जो रेडियस अब यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ रेडियस यहाँ पे हम इसका वैल्यू हाइड्रोजन का पुट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जेड हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जेड यहाँ पे एल, मैंने इसका लिथियम का कितना हो जाएगा, तो लिथियम का जो आपका 3 होता है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसको करते हैं तो 0.17 के आसपास जो है आप इसका जो आंसर आ रहा है। तो आप ऑप्शन भी देखोगे यहाँ पे कि 0.17 जो है एंगस्ट्रॉम, इसका जो है राइट आंसर जो है जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हाइड्रोजन का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देन द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, यहाँ पे देखो हीलियम पूछ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का दिया हुआ है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा आप हो सकता है कई लोग क्वेश्चन कर लें, कई लोग थोड़ा सा गलती कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दिया हुआ है 13.6। ठीक है, हाइड्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दिया हुआ है, हाइड्रोजन का कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, ये फॉर्मूला को याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का दिया हुआ है। आपको पूछ क्या रहा है, हीलियम का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड पे यहाँ पे फोकस करेंगे। सेकेंड यानी सेंस क्या है, ये इस तरह से पहले ही हो चुका है, हीलियम जो हीलियम +1 ऑलरेडी हो चुका है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जा चुका है पहले से। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट, देखिए हीलियम हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आवास जा चुका है, तो पहला इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी फर्स्ट वाले ऑर्बिट इसके अंदर है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है, तो ये भी किस तरह से हो गया, एक तरह से हाइड्रोजन वाला टाइप का हो गया, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, इस तरह से हो गया, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, यानी जगह 2 वाला तो चला गया है, तो n=1 वाले वैल्यू मतलब एनर्जी को हमको निकालना है। तो यहाँ पे पुट क्या करेंगे हम वैल्यू, यहाँ पे देखिए ई हमको क्या निकालना है, हीलियम का निकालना है। तो कितना होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अब हीलियम वाले में को पुट करना है, हीलियम प्लस पहले से ही है, एक प्लस हो चुका है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड का मतलब कितना हो जाएगा, हीलियम 2 का स्क्वायर अपॉन एन का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे यही गलती क्या करेंगे, कई लोग सेकंड की जगह पे 2 यहाँ पर करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हीलियम सेकंड आयोनाइजेशन पूछ रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से जा चुका है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा अंदर वाला होगा, यानी फर्स्ट वाला ऑर्बिट वाला होगा, ये वाला ऑर्बिट होगा, इसका फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पे फर्स्ट लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 13.6 इंटू 4 हो जाएगा, तो 24, और यहाँ पे हो जाएगा चूँकि 52, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, C1 जो है यहाँ पे सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज, बोल रहा है कि बोर्स थ्योरी के हिसाब से जो है कौन सा होगा, एंगुलर मोमेंटम कौन सा होगा। तो देखिए एंगुलर में हम लोग पढ़े पीछे अभी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला NH/2π। ठीक है, तो NH/2π का मतलब क्या है, यहाँ पे फिफ्थ दिया हुआ है, इनका वैल्यू फिफ्थ 5H/2π। तो 5H/2π आप देखिए ऑप्शन कहीं है कि नहीं, तो सॉरी 5H/2π कहीं नहीं है, यहाँ पे 2.5 है, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 है। 2.5 करने का मतलब 5/2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5। तो कई जगह हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने पर नहीं है, ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया था, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, 2.5H/π, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द चेंज इन एनर्जी डेल्टा E इक्वल टू इतना दिया हुआ है एनर्जी, एंड H का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है जूल सेकंड, एंड C का भी वैल्यू दिया हुआ है, देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू C अपॉन, आपको पढ़ा E इक्वल टू C अपॉन लैम्डा है होता है फॉर्मूला। तो आप आई थिंक आप इसको यूज करके जो आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करिए, कमेंट में आप करिए, इसको होमवर्क ले देते हैं आपको करने के लिए, आप इसको कमेंट में करके इसका आंसर जो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, आप इसका जो आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू बोर्स प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या हो गया कि आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स प्रिंसिपल के हिसाब से जो है आपको रिलेशन आपको निकालना है एक्चुअली रेडियस और क्वांटम नंबर में। तो आप वहाँ पर रेडियस वाला जो अभी क्वेश्चन भी हम कर रहे थे, वहाँ पर क्या फॉर्मूला आ रहा था, R इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z, ये आ रहा था। तो अब यहाँ पे देखिए n² बाई जेड वाला था, यानी हम यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे कहाँ है, ये वाला पॉइंट है। देखिए इसके अंदर कांस्टेंट हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। और जेड है, तो यहाँ पे कौन सा चीज़ है, जेड भी किसी के लिए भी कांस्टेंट होता है, किसी खास आइटम के लिए कांस्टेंट होगा, तो आर किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहा है, एन का स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो यहाँ पे आर के एन का स्क्वायर का जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। या फिर आर का जो मैं पहला वाला फॉर्मूला आपको बताया था, एक एन स्क्वायर एच स्क्वायर, आप याद रखिएगा ये सब चीज़ें, बिकॉज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई जगह पे। एम ई पावर 4 जेड होता है। यहाँ पे आप देखोगे बाकी सारे लगभग जो कॉन्स्टेंट ये सब सारे कॉन्स्टेंट यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाता है, यहाँ पे एच भी कॉन्स्टेंट है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, एन स्क्वायर के। तो इस तरह से जो आई थिंक ये क्वेश्चन जो आप कर लेंगे यहाँ पे आर जो है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन के स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 121 वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाई, किसके द्वारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आप खुद बताइए इसका आंसर जो है क्या होगा, ये भी जो आपके लिए देता हूँ होमवर्क के लिए, आप करिए बताइए इसका क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करते हैं कि व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 1.2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन आसान है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। लेमडा यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, आपको डी ब्रोगली वाला फॉर्मूला लेंगे पी, और क्या होता है यहाँ पे लेमडा एच अपॉन एम भी लिख सकते हैं इसको, ठीक, बिकॉज पी इक्वल टू मोमेंटम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, एच का वैल्यू 6.62 × 10⁻34। इसलिए मैं बोल रहा था कि कई जगहों पे एच का वैल्यू नहीं देगा, तो आप याद रखिए। इसलिए जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं आपको याद जरूर रखिएगा, जितना भी चीज़ आगे बताएगा उसको लिख के प्रैक्टिस करिए बार बार। फिर यहाँ पे क्या है, एम भी मास पहला लेक्चर में बताया था कि मास इलेक्ट्रॉन का आपको याद रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पर दिया ही नहीं है। 9.1 × 10 का पावर जो है आपको पता होगा 931 होता है, और 1.2 × 10 का पावर जो है 5 हो जाएगा यहाँ पे। ये जो है आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर कर लिए, आप सॉल्व करना है इसको। देखिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा -3 और ये -8 हो जाएंगे। यहाँ पे पावर तो 10 का पावर -8 वाला हो गया। तो सबसे पहले हम इसे पावर वाला ही काटते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिए पावर तो इस तरह से नहीं मिला, नहीं तो पावर से ही डायरेक्टली आंसर लाने की कोशिश करते हैं जब लेंदी क्वेश्चन होते हैं। अब इसके बाद 9.1 × 1.2 को गुना करते हैं, 2 को गुना कर देते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2, 9, 10, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स था, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 10.92, ठीक है। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है आपका 10.92। अब देखिए इसको सिंपल सा क्या होगा, 6.62 अपॉन 10.92, इस तरह से कुछ आया। पावर से पावर दोनों को पॉइंट काट देते हैं, दो चीज़ की बात है। × 10 के पावर -8 आया था आपका। अब ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली होता क्या है कि आपका टाइम भी चेक करते हैं आप जल्दी सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। तो इसके देखिए ऑप्शन के अंदर ऑप्शन के बेसिस पे आपको चूज करना है। देखिए 10 के पावर ये 37 और -7 वाला तो कभी नहीं होगा, बिकॉज इतना पावर कभी फ्लक्चुएट नहीं होगा। 10 के पावर -8 है अपने पास, 9 में से दोनों में से ऑप्शन होने वाले हैं, और दोनों के पावर तो इन्हीं में से कोई होगा। अब इनके अंदर जल्दी से कीजिए, बिकॉज हम ये तो कर नहीं सकते, डिवाइड करके इतना लाना बहुत मुश्किल है यहाँ से इस चीज़ को। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो गया 662 हो गया पावर, जैसे ही पॉइंट हटा दिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1092, 10 पर -8, यही चीज़ है आपके पास। अब देखो ये ऊपर वाला छोटा है, छोटा में कभी भी कोई बड़े अंक से डिवाइड करते हैं तो पहले तो पॉइंट आएगा। पॉइंट आने का मतलब क्या होगा, ये पावर 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑप्शन में आपके क्या है 0 पॉइंट से कहीं से स्टार्ट नहीं हुआ, 0 पॉइंट कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ तो 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा डिवाइड करेंगे तो ये है ही नहीं, मतलब पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक तो ये पावर वाला मेरे को समझ में आ गया, 9 वाला ही आंसर होगा। अब दूसरा इसलिए आप देखेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लो कि 10 मानते हैं, 10 मानेंगे तो क्या ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 10 से जैसे डिवाइड करते हैं तो 6 पॉइंट समथिंग मतलब वाला ही पॉइंट आएगा ना यहाँ पे। जैसे डिवाइड करते हैं 0.662 वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये 10 से ज़रा सा बड़ा है। ज़रा सा बड़ा होने का मतलब ये जब डिवाइड करेंगे तो ये ज़रा सा क्या होगा, छोटा आएगा, कम आएगा। तो कम वाला दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, अभी आप देखो ये वाला 0.671। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, और पूरा बढ़ जाओगे सॉल्व करना है तो नहीं, बहुत समय लग जाएगा, गलत भी आ सकता है। तो इसे क्वेश्चन को यही करना है। देखो डायरेक्टली आपको दे दिया है, आपके यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 6.62 आ रहे थे, यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन दिया है 6.62। बस यहाँ पे क्या है कि हम अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तब तो यहाँ पे 0.662 आ जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे तो वैसा हो ही नहीं रहा है ना। यहाँ पे आप देखो 662 वाला ऑप्शन आप डायरेक्ट नहीं करोगे, बिकॉज यहाँ पर 92 पहले से ही जो है 92 ज़्यादा है, 92 जो है ज़्यादा है, 1092 है। यहाँ ज़्यादा होने का मतलब ये कुछ तो कम होगा, कम वाला ऑप्शन बस एक है, तो आप इसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को, बिकॉज ये जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, इफ़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज 100। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ
कि किसी का मास जो है यहाँ पे 100 है टाइम्स है वेलोसिटी के उसके, तो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इस मास एम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एच दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका कैलकुलेट क्या करना है, इफ द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज 100 टाइम्स इट्स वेलोसिटी देन इट्स वैल्यू इन टर्म्स। तो ये बोल रहा है कि डिब्रोगली वेवलेंथ ही आपको निकालना है किसके टर्म्स में, मास एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। वेवलेंथ दिया रहा है, वेवलेंथ जो है यहाँ पे 100 टाइम्स है। ठीक है, तो वेवलेंथ को मान लेते हैं आपका लेट वेवलेंथ बी एक्स, मतलब वेवलेंथ आपका क्या है एक्स है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 100। ठीक है, बिकॉज ये जो है 100 टाइम्स है इसके, तो वेलोसिटी 100 से डिवाइड कर देंगे, एक्स को एक्स माने तो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बोल रहा है अब सिंपल सा डी ब्रोगली वाला फॉर्मूला पुट कर दो, लेमडा इक्वल क्या होता है एच अपॉन एम बी। ठीक है, एच यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो लेमडा, लेमडा कितना दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, एक्स रख देते हैं, एच डायरेक्ट पुट करेंगे, एम मास पुट करेंगे, और वेलोसिटी कितना है यहाँ पे वेलोसिटी एक्स, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ आ गया आपके सामने। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, एक्स को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा एम। ठीक है, अब इसको जो हम यहाँ से पावर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पावर आ जाएगा, तो यहाँ से पावर हटेगा तो 10 हो जाएगा अंडर रूट एच अपॉन एम। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे है, एच पहले ऊपर आना चाहिए, तो हाँ एच अपॉन एम और 10, ये जो है आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों ही इक्वल हैं, यानी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी जो है सेम है। तो यहाँ पे डेल्टा फॉर्मूला देखेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 करते हैं हम इसलिए बोलते हैं फॉर्मूला याद रखिएगा ये सब। तो ये बहुत करते हैं, जब दोनों का वैल्यू लिख सकते हैं, कोई एक वैल्यू लिख सकते हैं, यानी डेल्टा पी मान लेते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी कर लेते हैं, बराबर है डेल्टा पी के टर्म में जो है कर देते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन 4। सो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको अंडर रूट में हो जाएगा एच अपॉन 4, 4 बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एच अपॉन पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा भी लिख सकते हैं, और 1/2 अंडर रूट एच अपॉन पाई हो जाएगा ये। ठीक, अब डेल्टा भी को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे जो है आपका एम आ जाएगा, तो देखिए कौन सा जो है 1/2m अंडर रूट एच अपॉन पाई, ये वाला फॉर्मूला ये वाला आ गया था। यहाँ पे देखिए कौन सा है, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे जो है 1/2m एच अपॉन पाई, तो ये यहाँ से जो है आपका आ जाएगा आंसर। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। अब ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड, कौन सा सेट जो इसमें से अलाउड नहीं है। तो देखिए अब मैं बताया था आपको एन का वैल्यू जो है, देखिए एन जो है ऐसे केस में क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है एन, एल क्या है हम लोग बताए थे कि एन का वैल्यू जो है मान लीजिए 5 है, तो एन क्या है ये कहाँ तक जाता था 0 1 2 3 4 तक ही जाता था, यानी ये हमेशा क्या है इससे एक कम रहता था। तो कहीं भी आपको टर्म्स ऐसा मिले जहाँ पे कि एल का वैल्यू भी 5 दे दे 6 दे दे, तो वही पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा क्या था, एम का वैल्यू कहाँ तक जाता था किसी में भी -l से +l तक जाता था, और बीच में जो है 0 जुड़ जाता था इसके अंदर। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 4 के अंदर भी अगर 4 भी लेते हैं तो -4 से कितना तक जाएगा +4 तक जाएगा, और बीच में 0 जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ें क्या, और स्पिन जो है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो इसके अंदर देखिए ऑप्शन हमको काटना होता है। देखिए ऑप्शन क्या है यहाँ पे सबसे, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, ठीक, एल इक्वल टू 0, तो ये पॉसिबल है क्योंकि देखिए 1 के अंदर जो 0 पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज 0 से स्टार्ट करते हैं, इससे एन से हमेशा ये छोटा होना चाहिए, एम 0 ये भी हो, 0 के अंदर 0 एम हो सकता है, और ये देखिए सॉरी 0 यहाँ पे क्या है -l to l लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है l 0 के अंदर जो है कोई -l से हम +l की तरफ ले जाते हैं, तो m का वैल्यू जो नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे m का वैल्यू जो यहाँ पे 0 जो है, देखिए यहाँ पे सॉरी l क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -l से +l तक हम चलते हैं, तो 0 तो -0 तो कुछ होता नहीं है, फिर 0 +0 भी कुछ होता नहीं है, सब बराबर ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 पॉसिबल है यहाँ पे, तो ये भी जो है पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा था कि नॉट पॉसिबल ना, नॉट पॉसिबल निकालना है, तो ये जो है m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू +½ हो सकता है,
दूसरा है n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1। मैं आपको पहले बताया था कि n का वैल्यू और l का वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होने चाहिए, हमेशा ये कम होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, एक या दो कुछ भी कम हो सकता है, लेकिन हमेशा ये कम होना चाहिए एल एन के वैल्यू से। तो देखिए ये जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो यही जो है राइट आंसर, बिकॉज नॉट वाला पूछ रहा था, तो आपका जो है एन का वैल्यू एल के बराबर है। बाकी सभी जगह देखो एन का वैल्यू 2 है तो 1 है, यहाँ भी 2 है तो 1 है, तो ये जो है आपका सेकंड जो है पॉसिबल नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 26 के अंदर देखते हैं। 26 सिंपल सा इसका सिंपल क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ए पार्टिकुलर सेल इज इन ऑर्डर। तो ये याद करने वाली चीज़ है, देखिए इसका सबसे कम होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है, तो इसका जो फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल हैव जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द वाई जेड प्लेन। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन मतलब जो है आईसीआर के बीच के अंदर जो है पूछे जा चुके हैं। तो देखिए पूछ रहा है कि कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर जो जीरो प्रोबेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स के पाने का। देखिए सबसे पहले जो है एक्स वाई और जेड बना देते हैं। अब इसके अंदर बोल रहा है कौन सा, तो देखो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं पी यानी पी एक्स के टर्म्स में, तो कुछ इस तरह से होता है, डंबल शेप आपको पता होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स के जो है किधर पाए जाएंगे, पी एक्स के साइड में पाए जाते हैं, एक्स माइनस या फिर प्लस में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखोगे कि वाई साइड में कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स और जेड के साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, बिकॉज ये नोडल प्लेन नोड हो जाते हैं और ये नोडल प्लेन के रूप में काम करते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इधर भी नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वाई जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन हो गया, वाई और जेड वाला प्लेन हो गया। ये वाला प्लेन कौन सा, वाई जेड प्लेन में जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। तो पी एक्स जो है आपका देखा, पी एक्स में ये पता लग गया कि जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स वाई जेड प्लेन में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि किस में पाए जाते हैं, पी एक्स में पाया जाएगा, एक्स वाले प्लेन में पाया जाएगा। तो पहले ही ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। उससे दूसरा भी देखो पी वाई बोल रहा है, पी वाई कहने का मतलब कि डायरेक्टली जो है इस तरह से आपको बनेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये तो पहले ही आप देख सकते हो कि वाई वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, और यहाँ बोल रहा है कि वाई जेड में नहीं होना चाहिए, तो वाई पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये भी जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब ये साफ से यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि आप देखोगे कि वाई जेड, तो किसी भी के अंदर भी वाई या फिर जेड आ रहा है, आप समझ लो कि उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी वो उस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके अंदर जीरो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, तो उस प्लेन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है। वाई जेड में पूछा जा रहा था, इसके अंदर भी वाई है, जेड है और डी वाई है, यानी तीनों के अंदर ही वाई या फिर जेड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल एक से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वाई जेड प्लेन में नहीं पाए जाएंगे, बाकी सबके अंदर जो है वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तो 28 है कि विच वन इज नॉट अकॉर्डेंस टू अबाउस प्रिंसिपल। अबाउस प्रिंसिपल अभी जो पढ़े थे थोड़ा देर पहले हम लोगों ने, तो ये बोल रहा है कौन सा जो है वैल्यू सही नहीं है। देखिए सही के मतलब क्या हो जाएगा कि n प्लस एल रूल के बेसिस पर यहाँ पे आप वो जो है पुट करते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए n प्लस एल रूल के जगह यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे सही से इलेक्ट्रॉन पुट है, यहाँ भी सही से इलेक्ट्रॉन पुट है। यही यहाँ पे देखो थर्ड वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये हम भर दिए, लेकिन देखो अब जो लास्ट वाला जो पहला दूसरा तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन भर दिए, पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है, पांचवा इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ जाएगा, हम लोग क्या बोलते हैं n प्लस ए रूल के हिसाब से जो है सबसे लोएस्ट वाले। अब लोएस्ट में क्या करेंगे, 2s का जो है अब देखोगे n प्लस एल कितना जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस s का वैल्यू 0 यानी 2 आया। और इसका देखोगे 2p का, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस p का कितना होता है 1 होता है, यानी 3। किसका वैल्यू ज़्यादा है, n प्लस एल के हिसाब से इसका कम है, और कम वाले में ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर चला गया, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था अबाउट प्रिंसिपल के हिसाब से। तो ये जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, जैसे ये वाला जगह ऑप्शन ये वाला सही है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का जो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सेल फॉर विच n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 1। बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यदि n का वैल्यू 1 है और l का वैल्यू 1, n का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 1 है। तो देखिए यहाँ पे l से मतलब है हम n से जहाँ यहाँ पे l जैसे ही बोल दिया है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है आपको पता होगा कि l क्या है, सबसेल। सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल कहाँ से आते हैं, -L2, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, प्लस L तक जाते हैं और बीच में 0 आता है, तो माइनस यहाँ पे l का वैल्यू कितना है 1 है, -1 0 और +1 तक जाएगा। ठीक है, मैंने इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो गए, ये सारे ऑर्बिटल्स हो गए। हर ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मैं बताया था आपको, हर ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 2 4 2 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए गए 6। और आपको एक फार्मूला भी बताया कुछ देर पहले मैं बताया था, वो फार्मूला भी आपको अगर याद होगा ऑर्बिटल्स वाला, जो मैं आपको बताया था कि ऑर्बिटल्स वाला फार्मूला किस तरह से जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप वो भी आपको अगर याद हो तो आप वहाँ से भी जो है ऐसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये सॉरी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला जो होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला जो था 2 × 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर हम पुट करिए इसको, एल का वैल्यू कितना है
1 सही 2 इंटू 2 प्लस 1, तो दो यहाँ पे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक है, एल का यहाँ पे एल पुट करना था, 2 इंटू 2 प्लस 1 यहाँ पे जो है पुट करते हैं तो क्या कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से भी आप जो है 6 इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं। तो आप जो है फार्मूला आप हो सके तो फार्मूला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जो बताया हूँ जितने फार्मूला आप कर लोगे तो बहुत सही, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 5p। तो ये तो अभी अब थोड़ा सा देर पहले ही आपको जो है लास्ट में बताया था आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टर्म में। इसका फार्मूला जो है आपको n-l-1 या फिर जो भी आपको फार्मूला है, मैं आपको जो है फार्मूला वहाँ पर जो है आप फार्मूला याद करिए वहाँ से, और फार्मूला वैसे भी कोशिश करके इसका कोशिश करिए कि इसका जो है राइट आंसर आप सही से बता दें। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप आई होप कि जो है आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे पॉइंट्स जो है आपको समझ में आ गए होंगे, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप प्रैक्टिस कर लिए। तो अभी जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो भी पॉइंट्स मैं बताया था उन सारे पॉइंट्स को जो है बार बार आप रिवाइज करती रहिए एग्जाम तक, ताकि जो है कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे नहीं आपका। सो धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।